नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये क्लास आप लोगों को आज दूसरा दिन है। हिंदी की क्लास आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें मैं आप लोगों को हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से होता है ये मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये क्लास खासतौर पे यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के एग्ज़ाम्स को टारगेट करके क्लासें आप लोगों को दी जा रही है। जिस बैच का नाम सिलेक्शन बैच है, आज दूसरी क्लास इसकी दी जा रही है। इस हिंदी की क्लास में खास तौर पे सी टेट का एग्ज़ाम जो 31 जनवरी 2021 को निर्धारित किया गया है, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले बच्चों के लिए जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षा दे रहे हैं, उन सभी बच्चों को हिंदी की क्लास मैं अपनी तरफ से फ्री ऑफ कास्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक, तो साथी आइए हम लोग हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ। कल मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताया था बिल्कुल बेसिक से, उसके बाद आज हम लोग देखेंगे। हो सकता है आज हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, आज ये आप लोगों का चैप्टर समाप्त हो जाए। ठीक, तो उसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर की ओर देखेंगे। तो साथियों, हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ, इसको हम लोग देखे थे सबसे पहले कि हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है, और संस्कृत की भी हम लोग बात किए थे कि संस्कृत भाषा को दो रूपों में देखा जाता है, खास तौर पे वैदिक संस्कृति और दूसरा लौकिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति तथा लौकिक संस्कृति प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं हैं, ऐसा हम लोग पढ़े थे। साथ ही साथियों, अगर वैदिक संस्कृति की बात करें तो वैदिक संस्कृति के लिए यास्क तथा पाणिनि ने छांदस नामक शब्द का प्रयोग किया था। और अगर वैदिक संस्कृति के समयकाल की बात करें तो वैदिक संस्कृति का समयकाल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। वैदिक संस्कृति के समयकाल की बात करें तो इसका समयकाल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। और अगर लौकिक संस्कृति के समयकाल की बात करें तो लौकिक संस्कृति का समयकाल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। लौकिक संस्कृति के समयकाल की बात 1000 से 500 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। उसके बाद साथियों, हम लोग जाने थे कि भारतीय आर्य भाषा का विभाजन हम लोग पढ़े थे। इसके बाद हम लोग भारतीय आर्य भाषा का विभाजन किस प्रकार से होता है इसको हम लोग पढ़े थे। तो भारतीय आर्य भाषा को हम लोग 3 भागों में बांटे थे। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा हम लोग मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और तीसरा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में हम लोग जाने थे। 3 जो है कालों में हम लोग इसे विभक्त किए थे, जिसमें हम लोग पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल को अच्छे से विस्तार पूर्वक पढ़ लिए थे। ठीक, उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। आज हम लोग दूसरी चर्चा करेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के बारे में आज हम लोग जानेंगे। साथियों, मध्यकालीन आर्य भाषा की अगर हम लोग बात करें तो मध्यकालीन आर्य भाषा को हम लोग और भी 3 कालों में विभक्त किए। मध्यकालीन आर्य भाषा को हम लोग 3 और कालों में विभक्त किए, जिसे प्रथम काल, द्वितीय काल और तृतीय काल के नाम से जानते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा का जो प्रथम काल होता है, प्रथम काल जिसे हम अपभ्रंश भी कहते हैं, जिसे हम प्राकृत कहते हैं। मध्यकालीन आर्य भाषा काल जो 3 भाग होता है, जो प्रथम काल है इसे हम प्राकृत कहते हैं। प्राकृत काल भी कहा जा सकता है। तो साथियों, हम लोग कहें तो प्राकृत भाषा की, अगर प्राकृत की बात करें अगर, तो प्राकृत भारत की प्रथम देश भाषा है तथा भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली में ही लिखे गए हैं। प्राकृत की बात करें अगर, तो प्राकृत भारत की प्रथम देश भाषा है। प्राकृत भारत की प्रथम देश भाषा है। प्राकृत भारत की प्रथम देश भाषा है तथा भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं
भगवान बुद्ध के सभी उपदेश पाली में ही लिखे गए हैं। पाली में ही लिखे गए हैं। प्राकृत है, प्राकृत भारत की प्रथम देश भाषा है तथा भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश हैं वो सभी उपदेश पाली में ही लिखे गए हैं। ठीक साथियों, अब अगर द्वितीय काल की बात करें, द्वितीय काल इसे भी हम लोग प्राकृत के नाम से जानते हैं। किस नाम से? प्राकृत के नाम से जानते हैं। तो अगर बात करें साथियों तो प्राकृत जो द्वितीय काल था, इस काल में भगवान महावीर स्वामी के जितने भी उपदेश थे सभी प्राकृत में ही लिखे गए थे। प्राकृत के द्वितीय काल में मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो प्रथम काल था, प्राकृत काल का दौर था, उस समय जो भगवान बुद्ध थे, भगवान बुद्ध के जितने भी उपदेश उस समय लिखे गए थे प्रथम काल के दौरान, वो सभी उपदेश पाली भाषा में लिखे गए थे। उसके बाद जो द्वितीय काल था वो भी प्राकृत से ही संबंधित था और द्वितीय काल में भी महावीर स्वामी के जितने भी उपदेश थे वो सभी प्राकृत में लिखे गए थे। महावीर स्वामी के सभी उपदेश प्राकृत में ही लिखे गए थे। प्राकृत में ही लिखे गए थे। ठीक साथियों, प्राकृत में ही लिखे गए थे। और साथियों अगर तीसरे काल की बात करें तो तीसरे काल में अपभ्रंश आ गया। तीसरे काल में अपभ्रंश आया। इसके अगर समय काल की बात करें साथियों तो इसका काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच चला। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच किसका? अपभ्रंश का काल चला, अर्थात तीसरा काल चला। ठीक साथियों, अब इसके बाद अगर हम यहीं पे तीसरे काल में ही एक अवभट्ट भाषा भी आई। क्या आई? अवभट्ट भाषा भी आई। तो अगर हम लोग साथियों अवभट्ट की बात करें, ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर रहे होंगे। अवभट्ट की बात करें अगर तो अवभट्ट का कालक्रम देख लें इसी दौरान। अवभट्ट के काल की बात करें तो 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी के बीच अवभट्ट का कालक्रम रहा। कब से? 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी के बीच। अवभट्ट भाषा की बात करें तो अवभट्ट भाषा 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी के बीच अवभट्ट भाषा का कालक्रम चला। ठीक साथियों, अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को हम लोग पढ़ लिए। अब इसी में जो हमारा तीसरा पार्ट था जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है, जिस दौरान हिंदी भाषा का विस्तार हुआ। ठीक, जब हिंदी भाषा आई हम लोगों के बीच में तो वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल चला। तो हम लोग अब आधुनिक आर्य भाषा काल को भी इसी तरीके से तोड़ के पढ़ लेते हैं। ये हम लोगों के एग्ज़ाम में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है आप लोगों का, उसमें ये पूछा जाता है कि कौन सी भाषा कौन से काल में आई है। या तो वो कालक्रम को एक सीक्वेंस में बनाने के लिए, एक क्रम में बनाने के लिए बोल देता है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल तीसरा आया, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा की बात करें साथियों तो इस समय हमारी प्राचीन हिंदी है, जिसे शार्ट में हम लोग हिंदी के भी कहते हैं। यह हिंदी का काल था। ठीक, इस समय साथियों अगर हम पहली बात करें
तो पहली बात प्राचीन हिंदी आई, प्राचीन हिंदी आई साथियों। उसके बाद फिर मध्यकालीन हिंदी आई, फिर आधुनिक हिंदी आई जो इस समय बोली जा रही है। तो प्राचीन हिंदी की अगर बात करें साथियों, तो प्राचीन हिंदी के समयकाल की बात करें तो यह 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच में चली। 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच प्राचीन हिंदी का प्रचलन था, प्राचीन हिंदी बोली जाती थी। उसके बाद साथियों मध्यकालीन हिंदी जब आई, मध्यकालीन हिंदी, तो मध्यकालीन हिंदी की बात करें तो मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच प्रचलन में रही। कब से? 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच प्रचलन में रही। ठीक, अब उसके बाद अगर इसके बाद बात करें आधुनिक हिंदी की बात किया जाए, कौन सी? आधुनिक हिंदी की बात किया जाए, आधुनिक हिंदी, तो आधुनिक हिंदी साथियों ये 1850 ईस्वी से अब तक आधुनिक हिंदी ही प्रचलन में है। हम लोग जो भी भाषा बोलते हैं वो आधुनिक हिंदी ही बोलते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात करें जो कि हिंदी की बात होती है, जब हिंदी हम लोग बोलना जानने लगे तो उसमें भी काल विभाजन किया गया, उस बीच में भी काल विभाजन किया गया, जिसमें ही प्राचीन हिंदी की अगर समयकाल की बात करें तो 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच में बोली जाने लगे। उसके बाद फिर मध्यकालीन हिंदी आई। मध्यकालीन हिंदी की बात करें तो मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच बोली जाने लगी। उसके बाद फिर हमारी आधुनिक हिंदी आई। आधुनिक हिंदी को 1850 ईस्वी से अब तक हम लोग आधुनिक हिंदी को ही बोलते चले आ रहे हैं। साथियों हम आपको बताएं कि ये जो उपरोक्त काल हैं ये सभी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, इन सभी कालों को कहा जाता है। 1100 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक के बीच में ही हिंदी का प्रथम ग्रंथ अपभ्रंश से ही आज की आधुनिक हिंदी बनी है। आज की आधुनिक हिंदी जो बनी है वो 1100 ईस्वी से 1450 ईस्वी के बीच में जो बोली जाती थी उसी हिंदी से हमारी अपभ्रंश हिंदी, अब आधुनिक हिंदी अब तक बनी है। और अगर बात करें तो इसी बीच में प्राचीन हिंदी पृथ्वी राज रासो लिखे थे। प्राचीन हिंदी की बात करें, प्राचीन हिंदी को पृथ्वी राज रासो ने लिखा था। पृथ्वी राज रासो को प्राचीन हिंदी में ही लिखा गया था। पृथ्वी राज रासो को प्राचीन हिंदी में लिखा गया था। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं पृथ्वी राज रासो को प्राचीन हिंदी में ही लिखा गया था। ठीक साथियों, उसके बाद साथियों बात करें तो अब हिंदी के विकास क्रम की हम लोग बात कर लेते हैं। हम लोग हिंदी भी पढ़े, पाली भी पढ़े, प्राकृत पढ़े, अपभ्रंश पढ़े और भट्ट पढ़े, उसके बाद हिंदी पढ़े। तो अब हम लोग यहीं पे हिंदी के विकास क्रम की बात कर लेते हैं कि हिंदी का विकास क्रम, सही विकास क्रम क्या है। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हिंदी भाषा के सही विकास क्रम की बात भी हम लोगों के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। हिंदी का विकास क्रम,
हिंदी का विकास क्रम। साथियों हम लोग पढ़ लिए हैं, आप लोग बताइए कि हिंदी का विकास क्रम क्या है। तो साथियों सबसे पहले संस्कृत आई। हिंदी के विकास क्रम की बात करें तो सबसे पहले संस्कृत आई, ठीक। संस्कृत के बाद फिर पाली आई, उसके बाद फिर प्राकृत आई। संस्कृत आई, पाली आई, फिर उसके बाद प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई। अपभ्रंश, फिर अवभट्ट भाषा का भी हम लोग बीच में प्रयोग किए थे। 900 ईस्वी से लेकर कब से कब तक, 900 ईस्वी से लेकर 1100 ईस्वी के बीच में अवभट्ट भाषा का भी हम लोग प्रयोग किए गए थे। और अवभट्ट भाषा के प्रयोग करने के बाद उसके बाद तब हमारी आधुनिक हिंदी इस समय बोली जा रही है। सबसे पहले साथियों हिंदी भाषा आई। क्रम की अगर बात करें, आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि हिंदी के अब विकास किस प्रकार से हुआ, उसके सही कालक्रम को बताइए। ये हमारा सही कालक्रम है। सबसे पहले हिंदी, फिर प्राकृत, सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट, तब फिर हिंदी। अब इसी के काल को, इसी के क्रम को, सीक्वेंस को अगर थोड़ा सा भी इधर उधर कर देगा तो 4 ऑप्शन वो बनाता है, तो चारों ऑप्शन को इधर उधर करेगा। उसके बाद फिर इसमें पूछेगा कि इसका सही कालक्रम क्या है, या तो ये भी पूछ लेगा आपसे कि इसका, हाँ यही पूछेगा कि इसका कालक्रम, सही कालक्रम क्या है, इसे आप लोग बताइए। ठीक साथियों, अब हम लोग साथियों बात करें अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास हुआ। अगर अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकारों की बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अपभ्रंश के कुछ प्रमुख रचनाकार। अपभ्रंश के प्रमुख रचनाकार स्वयंभू जी हैं। कौन है? स्वयंभू हैं, धनपाल हैं, स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत, सरहपा, आदि लोग। अपभ्रंश के कुछ प्रमुख रचनाकार की बात करें तो अपभ्रंश के कुछ प्रमुख रचनाकार स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत, सरहपा इत्यादि लोग स्वयंभू के रचनाकार हैं। ठीक साथियों, और अगर अपभ्रंश के लिए बात किया जाए तो अपभ्रंश के लिए अवहट्ठ और अवहठ तथा अवहट शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। अपभ्रंश के लिए अगर बात करें तो अपभ्रंश के लिए अगर शब्दों की बात करें तो अवहत्थ भी यूज किया जाता है। अवहत्थ, उसके बाद बात करें तो अवहट्ट, उसके बाद एक शब्द और होता है अवहठ। अवहठ, और इसके बाद फिर एक वर्ड और होता है जो अवहट कहते हैं। अवहट, ठीक, क्या कहते हैं? अवहट। अपभ्रंश के लिए अवहत्थ भी यूज किया जाता है, अवहठ भी, अवहठ और अवहट भी यूज किया जाता है। ठीक साथियों, अब अगर बात करें कि स्वयंभू की अगर बात किया जाए तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश के जो प्रमुख रचनाकार हैं
ठीक। अपभ्रंश के जो प्रमुख रचनाकार हैं उसमें से स्वयंभू हैं, तो स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। विद्यापति ने इसे देशील बयाना अर्थात देसी भाषा कहा है। विद्यापति जी हैं जो एक लेखक हैं, विद्यापति वो भी अपभ्रंश भाषा के ही रचनाकार हैं, अपभ्रंश भाषा में ही रचना अपनी लिखे हैं। तो विद्यापति जी कहते हैं कि हम अपभ्रंश को देशील बयाना अर्थात देसी भाषा के रूप में कहते हैं। अपभ्रंश को विद्यापति जी अपभ्रंश को देशील बयाना अर्थात देशील बयाना अर्थात देसी भाषा अर्थात देसी भाषा भी कहा जाता है, के अनुसार देसी भाषा कहा जाता है। विद्यापति जो अपभ्रंश के लेखक हैं, ये अपभ्रंश को देशील बयाना अर्थात देसी भाषा भी कहते हैं। ठीक। और साथियों मैं बताऊं आपको कि अपभ्रंश व पुरानी हिंदी के मध्य के काल को संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है। अपभ्रंश जो है और हिंदी के पुराने काल को, हिंदी अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्यकाल को, इसको आप सीक्वेंस लिखिएगा, एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो हम लोग साथियों यहाँ पढ़ेंगे कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्यकाल को संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ लेगा एग्ज़ाम में कि अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच के काल को क्या कहते हैं। अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के काल के मध्यकाल को संक्रांति काल, कौन सा? संक्रांति काल। हाँ, संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है। संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है। ठीक साथियों, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्यकाल को अपभ्रंश होता है, जो अपभ्रंश भाषा और पुरानी हिंदी इन दोनों के मध्य के काल को संक्रांति काल के नाम से जाना जाता है। ठीक। अब अगली बात करें साथियों, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने संक्रांति काल के प्रमुख की जाने वाली भाषा को पुरानी हिंदी कहा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने संक्रांति काल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, संक्रांति काल में जो भाषा प्रयोग में लाई गई है उस भाषा को पुरानी हिंदी कहते हैं। कौन? चंद्रधर शर्मा। अब यहाँ आपसे पूछ लेगा कि चंद्रधर शर्मा के अनुसार संक्रांति काल में जो भाषा प्रयुक्त की गई है उसे क्या कहते हैं। तो हम लोग इसे भी लिखते हैं कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार संक्रांति काल में
संक्रांति काल में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, प्रयुक्त की जाने वाली भाषा भाषा को पुरानी हिंदी कहते हैं। पुरानी हिंदी कहते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के अनुसार संक्रांति काल में प्रयुक्त की गई भाषा को पुरानी हिंदी कहते हैं। और साथियों, आदिकाल की दो प्रमुख भाषा भी थी। आदिकाल की भी दो प्रमुख भाषाएं थी जिसे डिंगल और पिंगल के नाम से जाना गया। आदिकाल की भी प्रमुख दो भाषा हुई। आदिकाल में भी दो प्रमुख भाषा हुआ करती थी। आदिकाल में भी दो प्रमुख भाषाओं का प्रयोग किया गया। जिसे डिंगल और पिंगल के नाम से जाना गया। डिंगल और पिंगल के नाम से जाना गया। आदिकाल में भी दो प्रमुख भाषाओं का प्रयोग किया गया। उन दोनों भाषाओं को डिंगल और पिंगल के नाम से जाना गया। कौन से नाम से? डिंगल और पिंगल के नाम से जाना गया। साथियों, आदिकालीन साहित्य के तीन प्रमुख रूप हैं। आदिकाल साहित्य के तीन प्रमुख रूप हैं, जिसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य के नाम से जाना गया। आदिकाल साहित्य के तीन प्रमुख रूप। आदिकाल साहित्य के तीन प्रमुख रूप, जिसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य के नाम से जाना गया। रासो साहित्य के नाम से जाना गया। सिद्ध साहित्य की भाषा को अपभ्रंश एवं हिंदी के संधिकाल की भाषा माना गया। सिद्ध साहित्य की जो भाषा थी, इसे अपभ्रंश एवं हिंदी के संधिकाल, अपभ्रंश एवं हिंदी के संधिकाल की भाषा माना गया। ठीक। और नाथ साहित्य जो हुआ करता था, तो नाथ साहित्य को, नाथ पंथ का प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। किसे? नाथ पंथ का प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। नाथ पंथ का प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। किसे? गोरखनाथ को माना जाता है। और साथियों, अगर बात करें हम सिद्ध साहित्य की, तो सिद्ध साहित्य की संख्या 84 मानी गई है। सिद्ध कवियों द्वारा जनभाषा में लिखा गया साहित्य सिद्ध साहित्य कहलाता है। ऐसे कवि जो सिद्धि प्राप्त किए थे,
उन कवियों के द्वारा जो भी जनसभा में लिखा गया साहित्य होता था उसे ही हम सिद्ध साहित्य कहते थे। इनकी संख्या 84 है, सिद्ध साहित्य की संख्या 84 है। और अगर नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ थे और नाथ कुल नाथों की अगर संख्या की बात किया जाए तो नाथों की संख्या कुल 9 मानी गई है। नाथों की संख्या की बात करें तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक भी मानते हैं। गोरखनाथ की अगर बात करें तो गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक भी कहा जाता है। गोरखनाथ को गद्य गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मानते हैं, माना गया है। गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक भी माना गया है। किसको? गोरखनाथ को। ठीक साथियों, अब अगर इसके आगे की बात करें हम लोग तो गोरखनाथ के लिए जो है तो 10वीं सदी से अंत के शैव धर्म एक परिवर्तित रूप में आरंभ हुआ जिसे नाथ पंथ या हठ योग कहा गया। अगर हम लोग बात करें नाथ साहित्य की तो नाथ साहित्य की बात करें तो 10वीं सदी के अंत में शैव धर्म एक परिवर्तित रूप में आरंभ हुआ जिसे हम नाथ पंथ या हठ योग के नाम से जानते हैं। नाथ पंथ को हम लोग हठ योग के नाम से भी जानते हैं, हठ योग। ठीक साथियों, नाथ पंथ को हम लोग हठ योग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब अगर साथियों हम लोग भाषा की बात करें तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति की अब बात करें, हिंदी शब्द कहाँ से आया। हिंदी भाषा की अभी तक हम लोग बात कर रहे थे, अब हिंदी शब्द की हम लोग बात करेंगे कि हिंदी शब्द कहाँ से आया। ठीक, अभी तक हम लोग भाषा का विकास पढ़ रहे थे, अब शब्द की बात करेंगे। हिंदी शब्द कहाँ से आया। हिंदी शब्द साथियों हम आपको बता दें, फारसी लोग जब भारत में आए तो वो सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को सिंधुस्तान कहना चाहते थे। फारसी लोग जब भारत से हमारे भारत में लोग आए, फारसी लोग, तो वो सिंधु के इस पार रहने वाले लोगों को, सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोगों को सिंधुस्तान कहना चाहते थे। परंतु फारसी शब्द में स की ध्वनि नहीं होती थी। फारस में स की ध्वनि न होने के कारण वो सिंधुस्तान कहे। ठीक, क्या कहे? फारस में जब फारसी लोग सिंधु नदी के इस पार आए तो वो हिंदुस्तान के सिंधु नदी के स्थान में इस पार रहने वाले लोगों को क्या कहना चाहते थे? सिंधुस्तान कहना चाहते थे। लेकिन फारस में स शब्द की उत्पत्ति नहीं थी, तो स शब्द का जो है व्याख्या या तो कहें कि उच्चारण न होने के कारण इस वजह से वो लोग सिंधुस्तान न कहकर स की जगह ह कहते थे। फारस के लोग जो होते थे वो स के जगह ह कहते थे। इस वजह से हालांकि उनके कहने का पर्पस था सिंधुस्तान, लेकिन स के जगह फारस में ह का उपयोग किया जाता था। इस वजह से वो लोग हिंदुस्तान कहे। कहना आखिरकार वो चाहते थे सिंधुस्तान। जब सिंधु नदी के इस पार आए वो लोग, सिंधु नदी के जब इस पार आए तो वो लोग कहना चाहते थे सिंधुस्तान। लेकिन फारस में स शब्द का प्रयोग न होने के कारण
होने के कारण फारस में स के जगह ह का प्रयोग हुआ करता था। तो इस वजह से वो लोग सिंधुस्तान न कह के हिंदुस्तान कहे। क्या कहे? हिंदुस्तान कहे। जब फारसी के लोग सिंधु नदी के इस पार आए तो भारतवासियों को, इधर के रहने वाले सिंधु नदी के इस पार रहने वालों को सिंधुस्तान कहना चाहते थे, लेकिन फारस में स शब्द की जगह है का प्रयोग किया जाता था, जिसके कारण वो लोग सिंधुस्तान न कहकर हिंदुस्तान कहे। यहीं से हिंदी शब्द की अगर बात करें तो हिंदी शब्द फारसी भाषा से निकलकर आया। हिंदी शब्द यहाँ से हमें प्राप्त हुआ कि हिंदी शब्द फारसी भाषा से निकल कर आया। ठीक साथियों, हिंदी शब्द फारसी भाषा से निकलकर आया। अब उसके बाद अगर बात करें तो हिंदी के कुछ कवियों की बात करें तो जैसे प्रेम सागर हो गए। ठीक, हिंदी के कुछ प्रमुख कवियों, चलिए ये सारी बातें हम लोग बात करेंगे। अब अगर बोली की बात किया जाए साथियों यहाँ, तो इसके बाद अब आती है हिंदी शब्द के बाद अब बोली आती है। तो बोली की अगर हम लोग बात करें, बोली क्या होती है? इसके बाद हम लोग बोली की बात करेंगे कि बोली क्या होती है। बोली की साथियों अगर हम लोग बात करें तो हम आपको बताएं कि छोटे क्षेत्रों में जो बोली जाने वाली भाषा होती है हम उसी को बोली कहते हैं। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। छोटे छोटे क्षेत्रों में जो भी बोलचाल की भाषा होती है या तो फिर जो भी बोली जाने वाली भाषा होती है उसी को हम बोली कहते हैं। छोटे छोटे क्षेत्रों में जो बोली बोली जाती है या जो भाषा बोली जाती है, प्रयोग में लाई जाती है, उसी को हम लोग बोली कहते हैं। इसमें साहित्य की रचना नहीं होती है। क्या नहीं होता? इसमें साहित्य की रचना नहीं होती। अब अगर विभाषा की बात करें कि विभाषा क्या होता है, तो विभाषा साथियों थोड़ा क्षेत्र विकसित जब हो जाता है और इसी में साहित्य की रचना भी होने लगती है तो यही विभाषा शब्द आ जाता है। विभाषा की बात करें अगर, तो थोड़ा क्षेत्र जो भी क्षेत्र थोड़ा सा विकसित हो जाता है, जो क्षेत्र थोड़ा सा विकसित हो जाता है और उसके भाषा में जब हल्का साहित्य का उपयोग होने लगता है तो वही विभाषा कहलाती है। ठीक, जब क्षेत्र थोड़ा सा विकसित हो जाता है और इसमें साहित्य की रचना होने लगती है तो उसी को विभाषा कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब कई क्षेत्रों की विभाषा मिलती है तो वह सभी उपभाषा कहलाती हैं। जब कई क्षेत्रों की विभाषा मिलती है तो वह सभी जो विभाषाएं होंगी वह उपभाषा कहलाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वह सभी विभाषा आपस में आकृति, संरचना, अर्थ आदि के आधार पर जुड़ी रहती हैं। वो सभी जो भी विभाषा होंगी वह आपस में आकृति, संरचना, अर्थ आदि के आधार पर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और इसी उपभाषा को जब हम एक मानक रूप या विशाल क्षेत्र या खुद का व्याकरण, ठीक, या शब्दों का विशाल भंडार जब होता है और उसे स्वीकार किया जाता है तो उसी को हम राजभाषा कहते हैं। ठीक साथियों, हम बात करें अगर, तो जब विभाषा आपस में आकृति, संरचना, अर्थ आदि के आधार पर जुड़ी होती है तो वह उपभाषा कहलाती है और इसी उपभाषा को जब हम एक मानक रूप, एक विशिष्ट तरीके से विशाल क्षेत्र में खुद के व्याकरण के साथ और शब्दों के विशाल भंडार के साथ जब स्वीकार कर लेते हैं तो उसी को हम राजभाषा कहते हैं। बोलियों में साहित्य की रचना होती है, बोलियों में साहित्य की भी रचना होती है, लेकिन बोलियों का अपना खुद का व्याकरण नहीं होता। बोलियों में साहित्य की रचना तो हम लोग कर सकते हैं लेकिन बोलियों का अपना खुद का व्याकरण नहीं होता। ठीक साथियों,
बात करें अगली बात, तो हिंदी एक राजभाषा है और इसके अंदर 5 उपभाषा हैं और इनकी कुल 17 बोलियां हैं। अब हिंदी के विकास की बात करेंगे तो हिंदी एक राजभाषा है, ठीक। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी एक राजभाषा है। हिंदी एक राजभाषा है और हिंदी एक राजभाषा है और इसके अंदर 5 उपभाषाएं हैं और इसके अंदर 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाएं हैं। इनकी कुल संख्या 17 है, मतलब इसकी कुल 17 बोलियां हैं। जो इनकी 5 उपभाषाएं हैं, इन सभी 5 उपभाषाओं को अगर मिला जाए तो इनकी कुल जो है संख्या होगी यह 17 होगी, ठीक। इनमें कुल 17 बोलियां हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी हमारी एक राजभाषा है और इसके अंदर हमारी 5 उपभाषाएं हैं, ठीक। और इन सभी 5 भाषाओं की बात करें तो इनमें कुल 17 बोलियां हैं जो बोली जाती हैं। इन सभी को और भी विस्तार से हम लोग कल की क्लास में आगे की ओर बढ़ाएंगे, ठीक। हमारी हिंदी भाषा का विकास भी हो गया, हिंदी को अब हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए, ठीक। तो साथियों, क्लास यहीं से हम ओवर करते हैं और अपने कल क्लास होगी। छुट्टी की बात अभी नहीं की जाएगी बिल्कुल, कल हम लोग इसको जो है आगे की ओर बढ़ाएंगे। अगर आप लोग बाल विकास की क्लास को नहीं पढ़े हैं, अभी तक बाल विकास की क्लास को नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा। वो भी आपके सीटेट के एग्ज़ाम से संबंधित ही यहाँ क्लास स्टार्ट की गई है। साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट भी होता है तो आप अपने डाउट को क्लियर करने के लिए, पूछने के लिए, डिस्कस करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी तक से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, ठीक साथियों। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।